हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बड़ी डिटेल में देखा था। हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज का बनना, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आज हमने सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। सेलुलर रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। मतलब फोटोसिंथेसिस में आपने ग्लूकोज बनाई थी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, रिस्पायरेशन में आप ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हो। ये उसके अपोजिट प्रोसेस है। बात समझ आ रही है? फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन था। एनाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब ये है कि उसमें छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर। लेकिन रिस्पायरेशन जो है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज टूटेगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के। ठीक है। और अगर दोनों को आप मिलाकर एक नाम दो तो दोनों के दोनों कौन से प्रोसेस हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। ठीक है। चलिए, तो पहले आप यही क्वेश्चन अगर मैं लिख देता हूँ कि इसमें ग्लूकोज को तोड़ेंगे C6H12O6 को तोड़कर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे CO2 और प्लस वाटर बनाएंगे H2O। ठीक। चले, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। सेलुलर रिस्पायरेशन हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ग्लूकोज को जब CO2 में कन्वर्ट किया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन को निकाला है ना, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसी तरह अगर पूरा प्रोसेस आप देखोगे रिस्पायरेशन में तो ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी, इसलिए हम इसको कौन सा नाम देते हैं? इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। CH बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। और इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब CH बॉन्ड्स के दरमियान जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ ATP। बात समझ आ गई? एक बार फिर से सुन लो। सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच CH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड। CH बॉन्ड्स किस में मौजूद हैं? खाने में, मतलब ग्लूकोज में। ग्लूकोज खाने के अंदर मौजूद होती है ना, कार्बोहाइड्रेट है। तो अब उसके अंदर जो CH बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को आप तोड़ते हो और उससे क्या बनाते हो? ATP बनाते हो। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है। इसके टॉपिक आप पीछे पढ़ के आ रहे हो। एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप खोल के देख लो। C6 मतलब 6 कार्बन है इसमें। इसको अगर खोल के देखोगे तो ये इस तरह होगा। तो ये इस तरह होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 6, सॉरी 6 कार्बन लगा लिए। 1 2 3 4 5 6। अब पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, ये आ गया एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरे कार्बन पे OH और H। तीसरे कार्बन पे OH इस तरफ होगा H, OH H, OH और H। इसी तरह आखिरी कार्बन पे भी OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक। तो ये C6H12O6, इसको अगर आप खोल के देखोगे तो ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, 6 कार्बन है और हर कार्बन पर OH लगा हुआ है। पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, OH लगा हुआ है और H लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो अब ये जो बॉन्ड्स हैं C और H बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स के असल ये बॉन्ड्स अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी की भी कौन सी टाइप? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप रिस्पायरेशन के दौरान इन बॉन्ड्स को तोड़ते हो तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी आप किस मॉलिक्यूल में स्टोर करते हो? ATP की फॉर्म में। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। बात समझ आ गई? तो वही एनर्जी फिर हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस में जो हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उसके अंदर यही एनर्जी फिर इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे सेलुलर रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरी है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक बनका रिस्पायरेशन।
एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन आमतौर पर जो बच्चे समझते हैं ना रिस्पायरेशन के टॉपिक को, वो क्या कहते हैं, वो समझते हैं कि हाँ सांस लेने के अमल को रिस्पायरेशन कहते हैं। सांस लेने के अमल को रिस्पायरेशन नहीं कहते, बल्कि इन बॉन्ड्स को तोड़ना, इस चीज़ को आप रिस्पायरेशन कहते हो। सांस लेने के अमल को आप ब्रीथिंग कहते हो। लेकिन ये दोनों आपस में इन्वॉल्व ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस ग्लूकोज को तोड़ते हो तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जो ऑक्सीजन आप सांस के ज़रिए से अंदर लेते हो ना, तो लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होती है और ब्लड के ज़रिए से वो जिस्म के हर सेल तक पहुँचती है। सेल के अंदर फिर ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और उसके ज़रिए ये CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और एनर्जी ATP की फॉर्म में हासिल की जाती है। बात समझ आ गई? इसका मतलब रिस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बात समझ आ रही है? रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो यही इस चीज़ में डिफरेंस आता है कि एक के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और दूसरे के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑक्सीजन हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही पहला पॉइंट आएगा कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट के इसके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। क्या होती है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब इसका क्या मतलब है? अभी आपको बताया कि ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, इससे जब आप हाइड्रोजन निकालते हो या फिर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो CO2 बनता है। अब CO2 बना है ना, मतलब हाइड्रोजन को आपने निकाला है, तो इस चीज़ को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। मतलब ग्लूकोज के अंदर अगर 6 कार्बन हैं तो 6 के 6 कार्बन सारे के सारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इधर आएगा 6 एरोबिक रिस्पायरेशन में। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते, बल्कि ये अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह 3 कार्बन यहाँ पर और 3 यहाँ पर। बात समझ आ रही है? तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में। अब अगर यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी। यहाँ पर मिनिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, मिनिमम या फिर लेस भी लिख सकते हो, कम एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी मतलब इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे ATP के और यहाँ पर कम बनेंगे। कितने ज़्यादा बनते हैं? तो ये अभी आपके बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 36 से लेकर 38 ATP बनते हैं इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन में। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। तो आप देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर 36 से 38 ATP बन रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ATP बन रहे हैं। तो इसका मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें बहुत कम एनर्जी हासिल होती है। बात समझ आ रही है? तो ये इनमें डिफरेंस आ गया। अब आगे फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन की मजीद 2 टाइप्स हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम दूसरा नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। क्या नाम देते हैं? इसी का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस फर्मेंटेशन की फिर आगे 2 टाइप्स हैं। वो 2 टाइप्स हम किस बुनियाद पर बनाते हैं वो चीज़ अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो 2 टाइप्स हैं उनको फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अब आप थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म की तरफ आ जाओ। वैसे मैकेनिज्म का अलग टॉपिक आप आएगा कि रिस्पायरेशन में हमने बात की कि रिडॉक्स रिएक्शन है, CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, ATP बनाई जाती है। लेकिन कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जनरल से देख लो कि सबसे पहले ग्लूकोज को आप तोड़ते हो, इसको तोड़ के पहले बनाया जाता है पायरुविक एसिड। क्या बनाया जाता है? पायरुविक एसिड।
ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है ना, तो इसके कन्वर्ट करके पायरुविक एसिड बनाया जाता है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो 2 मॉलिक्यूल्स बने, 3 होते 6 हो गए, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूरा होगा। इस स्टेप को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब लाइसिस का वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है तोड़ना, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हो। जैसे आपने पढ़ा है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी को तोड़ना। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ना। ये पहला स्टेप आ गया। अब आगे इसके फिर 2 स्टेप्स होते हैं। पायरुविक एसिड को आप मज़ीद कन्वर्ट करते हो CO2 में प्लस H2O में, ठीक है। वो 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिब्स साइकिल और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 2 स्टेप्स हैं। बात समझ आ रही है? तो अब एरोबिक रिस्पायरेशन में तो ये सारे के स्टेप होंगे, ग्लाइकोलाइसिस भी होगी, क्रिब्स साइकिल भी होगी, ATC भी होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि पहला स्टेप तो इसी तरह ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होगी, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। अगला जो स्टेप है ना, ये थोड़ा सा अलग होता है। ये वाला स्टेप एनारोबिक रिस्पायरेशन में नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि इसके नतीजे में पायरुविक एसिड से 2 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। 2 प्रोडक्ट्स। बात समझ आ रही है? 2 नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। CO2 और H2O नहीं बनता, बल्कि इसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो उसी की बुनियाद पर हम फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स बनाते हैं। एक को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या आपको समझाया कि सेलुलर रिस्पायरेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच CH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। बात समझ आ गई? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। द फर्स्ट वन इज एरोबिक रिस्पायरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। In it, the food molecule is completely oxidized, and anaerobic respiration, incomplete oxidation of food occur. ठीक है? It release maximum energy and it release less energy। बस इतनी बात। अभी एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उसे भी देख लेंगे। मोबाइल रहा बुक की तरफ देखिए जी। सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द CH बॉन्ड्स ऑफ फूड। ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हासिल करते हैं कैसे? CH बॉन्ड्स को तोड़कर, जो कि फूड में होते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, दे कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल। सेल के अंदर फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं। मतलब फूड से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और उसको CO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। तो अब आपकी मर्जी, अगर ये डेफिनेशन लिखते हो, इसमें भी सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन है कि CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, और इसी ऑक्सीडेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। अगर ये डेफिनेशन आप नहीं लिखते तो उसकी जगह जो मैंने आपको बताई है ये भी लिख सकते हो कि सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच CH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। द मोस्ट कॉमन फूड यूज्ड बाय सेल्स टू गेट एनर्जी इज ग्लूकोज। ठीक है? फूड के अंदर तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे हैं ना, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, फैट्स भी हैं। तो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की भी कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेनली हम बात करते हैं वो ग्लूकोज की करते हैं। आगे सेलुलर रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। पहला है एरोबिक रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, इट इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब इसका पहला स्टेप क्या है? इन इट्स फर्स्ट फेज a molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid। पहला स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़कर 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं पायरुविक एसिड के। इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस का। अब ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम है, फिर आगे चेंज आएगा। इन द सेकेंड फेज, दूसरे स्टेप में, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ऑल CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड ऑल एनर्जी इज रिलीज्ड। जो पायरुविक एसिड है जिसमें 3 कार्बन हैं, अब इसको मजीद, इन 3 कार्बन्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसकी मजीद ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन में इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होती है, सारे के सारे बॉन्ड्स को तोड़कर CO2 में कन्वर्ट किया जाता है और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है? आगे है एनारोबिक रिस्पायरेशन।
Cellular respiration that occur in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. In anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized. Incomplete oxidation होती है with less amount of energy released in its first phase is exactly similar to that of aerobic respiration. जो पहला स्टेप है वो एरोबिक रिस्पायरेशन की तरह है कि ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे. पहला स्टेप तो सही है, दोनों में सेम है. A molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. ठीक है. इन द सेकेंड फेज पायरुविक एसिड में बी ट्रीटेड इन 2 वेज. अब जो सेकेंड फेज है, दूसरा जो इसमें स्टेप है, CO2 तो बनेगा नहीं, दूसरे स्टेप की बुनियाद पर फिर इसके 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर हम इसके 2 टाइप्स बनाते हैं. तो वो फिर अगले लेक्चर में देखेंगे. पहला टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो इस पर फिर अगले लेक्चर बनाएंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. अल्लाह हाफिज़. बंक.